your chair. So these things are very important as well. So those are also very important. But training actually makes attempt to the behavioral factor of the performance. Say the performance is also depending on the behavior of any individual. And the behavior, next slide, and the behavior basically comprises of three components. One is the knowledge, how much you know about what is the matter and how to do it. This knowing the facts, procedures, standards, and working environment, these are your knowledge. And if you are having right knowledge, appropriate knowledge, you are confident to perform. Then coming to the skill part, skill is also another, it gives you the competence. It is the ability of doing it, how to do it, if you know how to do it. So this way, the knowledge and the skill are very much important, as well as the attitude. Attitude gives you the commitment, the how much you are eager to do it, how much you are prepared to do it. So these three aspects actually comprises of your behavioral component. And training basically makes an attempt to modify your knowledge level, skill level, and attitudinal level. Excuse me, one call. Hello. नमस्ते, बोलो. हम्म. 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 हाँ, आज भी लेटर एक भेजा है, देख लो. टुडे ऑल्सो आई हैव सेंट इट. यस, आज मेल देख लीजिए. टी जूट में है. हाँ, ओके, मैं देखता हूँ. ओके सर. हेलो सर. हेलो सर. हाँ सर. हाँ सर, सुबह गया है. और टी जूट में गया नहीं सर, टी जूट में भेजता है डायरेक्टर में साहब को दे दिया था मेल में. ठीक है, देखता हूँ. ओके. देखता हूँ सर, देखता हूँ. हाँ, यस, सॉरी टू actually there was a call from my seniors, so I had to take it. सर हम बायलैंग्वेज यूज करेंगे, बीच बीच में हिंदी इंग्लिश दोनों ही यूज करेंगे सर. ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है, हिंदी भी सर करेंगे. हाँ, कोई बात नहीं. नाउ, as I was telling you, this you must have noticed that in your work situation there are people who are really, they are having the knowledge, they are very qualified people, and also but they don't perform. So there are elements they don't know how to do it. So this skill is not available in them, or they don't have right attitude. So there also training makes an attempt to change the skill. ये जो स्किल पार्ट है उसको थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए, थोड़ा चेंज कराने के लिए कोशिश करता है ट्रेनिंग. तो ये जो दास साहब ने आज ट्रेनिंग का इंतजाम किए हैं, ये आप लोगों को तैयार करने के लिए, आपका नॉलेज लेवल और आपका स्किल लेवल एंड मे बी सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूडनल लेवल को actually the organization wants that we perform, and for the performance they give training intervention. वो लोग ट्रेनिंग देना चाहता है, और ट्रेनिंग देके हमारा नॉलेज लेवल और स्किल लेवल में थोड़ा मान बढ़ाना चाहते हैं उसका. ठीक है.
तो नेक्स्ट स्लाइड में चले। तो अभी जो क्वेश्चन है हमारे पास, हम लोग अभी उसमें चलेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है। एक मिनट साहब, उसका पहले चाहिए, पहले पहले चला जाइए। एक थोड़ा, नो नो नो, हाँ हाँ बस बस, प्लीज प्लीज। सो द बेसिक क्वेश्चन नाउ वी विल हैंडल टुडे इज, हम लोग तो ऑफिस में काम करते हैं, सारे लोग ऑफिस में काम करते हैं। तो ऑफिस क्या है? बेसिकली ऑफिस क्या है? ऑफिस का काम जो है, ये थोड़ा आप लोग सोचिए, जो एक वाइड, एक ऐसा डेफिनेशन होगा जिसमें सारे किस्म का ऑफिस कवर्ड हो जाएगा। तो एक सबसे एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है, नेक्स्ट नेक्स्ट, ऑफिस को, ऑफिस में जो चीज होता है वो होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। हर ऑफिस में कुछ इंफॉर्मेशन आता है और उसको कुछ प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होके इधर उधर चले जाते हैं। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑफिस। नाउ व्हाट इज ऑफिस प्रोसीड्योर? नेक्स्ट नेक्स्ट। सो प्रोसीड्योर क्या होता है? प्रोसीड्योर एक सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ यू नो, जो हम लोग फंक्शन करते हैं उसको कैसे करेंगे। सो उस कैसे करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन आता है, सेट ऑफ प्रेसाइज इंस्ट्रक्शन टू मीट एन ऑब्जेक्टिव। तो अभी जो हम लोग ऑफिस प्रोसीड्योर के लिए बात करेंगे वो है, हम लोग ऑफिस में क्या काम करते हैं और उसके लिए स्पेसिफिक क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें से एक बड़ा, एक बाइबल है, मतलब बाइबल मतलब एक गाइड बुक फॉर ऑफिस प्रोसीड्योर। ये गाइड बुक जो होता है गवर्नमेंट ऑफिस में, इसको एक मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीड्योर का नाम में जाना जाता है। नेक्स्ट। और ये पब्लिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस के द्वारा किया गया है। तो ये किताब का नाम है मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीड्योर, और MOP। इसका ज्यादा दाम है नहीं। इट इज ऑल सेक्शन और ऑल डीलिंग and specifically to the clerical staff, this is their Bible, this is their Gita। तो हमारा ऑफिस में काम करने के लिए ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। और इसका प्राइस 435 रुपीज है, और ऑनलाइन भी इसको अवेलेबल है, डाउनलोडेबल भी है। सो अभी चलते हैं, ये जो ऑफिस प्रोसेसिंग हम लोग जो बोलते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हम लोग ऑफिस प्रोसीड्योर में करते हैं, उसको कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ एंड है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। एक मिनट। सो द नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे, ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हम लोग ऑफिस में करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट होगा और क्या क्या काम उसमें करना पड़ता है। All of you are aware, but what I am going to tell you is in a sequential manner, where it starts and then what, and what are the steps involved in it. So let us then next. So the information processing unit का काम तभी स्टार्ट होता है जब, नेक्स्ट, जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन अराइव करता है, पहुंचता है। When you receive a paper or receive some information, receive some instruction from your seniors, juniors, whoever, कोई इंफॉर्मेशन दिया, तब आपको चालू हुआ ऑफिस इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग का काम। और सरकारी ऑफिस में प्रोसेसिंग के साथ साथ, प्रोसेसिंग के साथ साथ क्या होता है, मतलब
रिसीविंग होते ही वो पेपर को एक डायरी में डायराइज करना पड़ता है, मतलब रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है कि एक नंबर लेटर आया है। शुभजीत को बोलो। तो डायराइज करना पड़ता है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट। तो ये आपके पास कुछ पेपर, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ मेल, anything, something comes, so you receive the information. The information has been arrived at your place and it is registered or it is diarized. उसके बाद नेक्स्ट काम होता है इसको कहाँ रखे, where we will keep it, where we will store it. तो इसके बाद आता है स्टोरेज कहाँ होता है, फाइलिंग में। फाइल में हम लोग ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। मे बी इट इज अ सॉफ्ट फाइल और मे बी इट इज अ हार्ड फाइल। सो फाइल में रख के ये पेपर को हम लोग प्रोसेसिंग करना स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को मालूम है। और प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है, नेक्स्ट। प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है, हम लोग कुछ नोटिंग लिखते हैं उसके ऊपर, फाइल के अंदर नोटिंग करते हैं, कुछ पेपर आया है, कुछ इंफॉर्मेशन आया है, उसके बारे में कुछ हम लोग बाएं तरफ लिखना स्टार्ट करते हैं और लिख के हम लोग एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास उसको प्लेस करते हैं। हेलो, नमस्कार। एक मिनट। सो ये जो कुछ डिसीजन आ गया है, सोचिए हम लोग कुछ फाइल में कुछ लिखा, हमारा ऑफिसर उसके उसको जो मेरा अथॉरिटी है उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई इनको मिस्टर एक्स और मिस्टर बी और मिस्टर वाई को ऐसा इन्फॉर्म करो कि ये चीज देने के लिए। तो उसको क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेशन इज नेक्स्ट स्टेप। और कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, उसके लिए हमको जानकारी होना है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है सरकारी ऑफिस में, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन जब इसके ऊपर जानकारी हमारा जरूरी है। बिकॉज ये जब हो जाता है उसके बाद हम लोग करेंगे लेटर, कुछ लेटर लिख दिया, कोई जगह लिख दिया, काम तो खत्म नहीं होता है। उसके बाद सोचिए उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, तब आपको मॉनिटरिंग करना है। और ये मॉनिटरिंग जब करेंगे, मॉनिटरिंग करने का एक मतलब उपाय है। तो उसके लिए हम कुछ एक्शन प्लान रखेंगे कि 15 दिन बाद बाद इसको रिमाइंडर देते जाओ। तो इसके लिए कुछ चेक्स ऑन डिलेज, जो ऐसे डिले नहीं हो जाए, इसके लिए 7 दिन बाद बाद और 15 दिन बाद की 1 महीने बाद बाद रिमाइंडर देते जाओ। ये भी ऑफिस का काम है। और ऑफिस का बाकी क्या काम रह गया, बाकी बड़ा एक मुद्दा रह गया, वो है ये जो सारे काम हम कर रहा है, पेपर रख रहा है, इसको मेंटेन करना। ये मेंटेन करना बहुत जरूरी हो गया है। क्यों मेंटेन करना इसीलिए जरूरी हो गया है कि अभी क्या जमाना आ गया, 2005 में एक एक्ट आया है जिसको राइट टू इंफॉर्मेशन कहता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत आपको, मतलब कोई भी इंडियन सिटीजन को 10 रुपया आईपीओ देने के बाद आप मांग सकता है कि आपका क्या चीज आप लिखे थे, क्या रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड को आपको देना है सरकारी ऑफिस में होते हुए। नाउ इट इज योर ऑब्लिगेटरी रोल टू प्रोवाइड द
इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगा? इफ यू आर हैविंग प्रॉपर रिकॉर्ड मैनेजमेंट, और ये दिस all these things are actually giving you total picture how office operates. এক মিনিট, আপনি ওই তুমি সকালে যেটা মেল করোনি উন্মেষ গুন্ডানি, টি জুটে যায়নি, টি জুটে फटाफट। सर भेज दिया अभी सर, टी जूट में गया नहीं था इसीलिए वो पूरे डायरेक्टर जूट सबको दे दिया था, लेकिन वो उधर सेक्शन में नहीं गया तो इसीलिए प्रॉब्लम है। हेलो, हेलो, हाँ हाँ सर, हाँ हाँ एडवर्टाइजमेंट सर आज भेज दिया है सर, एस्टिमेट आ गया है। अभी उसको हम लोग ये कब का डेट डालेंगे वो बताएंगे। ये सर एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार में ही डालते हैं सर। हाँ हाँ अपना वेबसाइट में तो डालेगा ही सर। नहीं अभी सर आज दिया नहीं सर, अभी अभी दे रहा है सर, दिया जो। हाँ सर, हम्म, सर सर कराता हूँ। ठीक, पता तो है सर, मैं बता दिया था लेकिन वो क्या नहीं है सर, आई सी टू इट। हम्म हम्म सर, यस सर, यस यस सर, हम्म ओके। So now this information processing ka I have given you the whole gamut of the functions of the office. Now let us next. So it starts with the arrival of your duck. I will explain you it in detail, little detail. But after this arrival, it is the storage where we keep the papers in the file or something. Then I will talk about this file management and how these different filing system are there, file numbering system are there, all these things. And then, this e-office has come, all these things. Then coming to the processing part. Processing is basically the, submission of your receipt to the proper authority through a noting, and then writing to the communication in different forms. So you need to know the drafting part. So that we'll talk tomorrow on that. And then as I have said, you have to have some mechanism to check on delays, and that calls monitoring. So you have to have some action plan in it. So next is the maintenance. As I have said, the record management is of nowadays is for any government of it has become a very important, very important function. And there are certain miscellaneous office function as well, that maintaining the, citizens charter. In a government office, that citizen charter is very important because, what you are doing for the citizens. As a government, you are actually working for the people of India, and for the citizen, what your organization is doing is very important. So now coming to the little, I'm giving little impression on how to deal with, this processing part. Processing may, we say we have got a paper like this. Next, paper like this, and I have kept it in the folder. In the folder, then I have given a serial number and docketing number and the page number. All these things are given in the paper. Say this is the paper I have received is in the right hand side, and the left hand side I
will take a note sheet where I will put the comments on it. These are called note sheet. These are all communication. This we all know. Next. So in a note sheet, there will be a page numbering. There will be a 1 by 1 inch ka perforation, and that is to be kept with a file number. Then next, all these, then docket number. Then again, what is written in your marginal, the page number, and then what is written by your seniors on the PUC, on the paper under consideration. That also you will write, and you will give a brief description of it. Next. So this is basically next. So this is basically a note sheet, and this is basically a paper under consideration, right hand side, and left hand side is your note sheet. And then you give some reference, page number referencing. So this is all about a note that will be dealt by somebody else in your sessions. Now coming to the dark. Dark is a very important thing. So that is why next. So that dark, what is dark basically? When we say dark is basically, so that I have to say every time. Any communication should go there, no? What is this happening? So dark includes every type of written communication, such as letter, telegram, ID note, any type of nowadays email, anything comes to you as any message you have got. So whether by post or otherwise, even a file is also sometimes dark. So a file has reached from other office, that is again a dark, because it comes in a folder or in a lifafa, in an envelope or so. So what do we do with this dark? This is very important. Next. Now the receipt, this dark has come as a receipt, and received at what time? Next. So it can come in during office hours. Next. Outside office hours. Next. Through email, through fax, any way. This can come as like that. Then this receipt is to be submitted. Submission and diarization. Next. So why are we giving submit? Somebody, authority, will peruse it and mark it and diarize. These papers will be diarized in the section. Next, if it goes to an officer, then if he is a sufficiently senior, he must be having a stenographer, sort of person assisting him. So the personal staff also diarize there. Then the receipts, where it is going, so that there is a register for movement register. So through that, it goes here and there to different people. So, and sometimes there are some disputed receipts. Then this disputed receipts, somebody is saying it is not mine. Somebody else is also saying it is not mine. Then what to do? Then the senior takes a decision who will see to it. Okay. So next slide. Yes, next. So the perusal and marking is basically a section officer's job, who will go through the papers, forward the misdirected papers to the concerned people, then separate certain darks for the higher officers to see, certain dark he marked to himself, and certain dark he marks to dealing hands. But keep a note that, this, okay, Hindi में बोलेंगे? Right, I will tell you. तो ऐसा है कि फाइल को दूसरे जगह भेजना है, तो सेक्शन ऑफिसर इसमें मार्क कर देंगे. नेक्स्ट स्लाइड. इसको सेक्शन में, जब सेक्शन ऑफिसर मार्क कर दिया पेपर को डायराइज करना है, रजिस्टर करना है. और कहाँ करेंगे? सेक्शन डायरी. सेक्शन डायरी का एक फॉर्मेट मैनुअल ऑफिस प्रोसीड्यूर में दिया गया है, उसको आप इस्तेमाल कीजिए. और जहां से आपको लिस्ट से कोई पेपर आ गया, तो जब लिस्ट आ गया, वो लिस्ट को रख लीजिए. और लिस्ट को दोबारा डायराइज करने का जरूरत नहीं है. और कुछ रिसीप्ट ऐसा है कि रीडायरेक्ट करना है, ये आपका नहीं है.
अब दूसरी जगह भेज सकता है। सो पेपर्स कैन बी रेफर्ड टू अनदर डिपार्टमेंट ऑल्सो। और जहां पर साइन नहीं हुआ है, ये साइन के लिए भेजा जाता था पहले। आजकल क्या है, आजकल तो आप जो लेटर आता है, जो कम्युनिकेशन आता है ईमेल में, उसमें तो साइन होता नहीं है। उसको भी हम लोग आजकल रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उसके लिए मत भेजिए। आप ओनली पता कर लीजिए कि ये उधर से आया क्या नहीं। और ये 15 दिन बाद ये सब सेक्शन डायरी को सेक्शन ऑफिसर के पास पुटअप करो, देखना है। ठीक है। अभी डायरी नंबर आप कहाँ लिखेंगे? एलडीसी लोगों का डायराइज करने का काम होता है। तो आपको मालूम है, ये आपको एक पेपर का लेफ्ट हैंड कॉर्नर, राइट लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर में जाना पड़ता है, जाता है। ठीक है। तो और सेक्शन ऑफिसर को सेक्शन डायरी को स्क्रूटिनाइज करना चाहिए एटलीस्ट विद इन 15 डेज एवरी रेगुलर इंटरवल में। तो इसीलिए, और ये आप लोगों का एलडीसी है तो आपको पीए स्टेनो नहीं है, तो ये स्लाइड हम स्किप भी कर सकता है, बट पर्सनल स्टाफ के हिसाब से आप काम करोगे। नेक्स्ट तो डीएस एंड अबाव, मतलब डेप्यूटी सेक्रेटरी एंड अबाव, तो साइंटिस्ट में साइंटिस्ट डी एंड अबाव, उसके उसके साथ कोई एक पर्सनल स्टाफ होता है, उनको भी डायराइज करना पड़ता है। ठीक है। लेकिन हर जगह जहां 2-4 बार डायराइज हो गया, ऐसा पेपर को डायराइज करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद ये देखना है कि एनवेलप्स में कंटेंट है क्या नहीं, ये पर्सनल स्टाफ का बहुत जिम्मेदारी बनता है। और मटेरियल आपका नहीं है, आपको मार्क, आपका ऑफिसर को मार्क नहीं है, तो आप उसको दिखाइए साहब को। और ये रिसिप्ट का मूवमेंट करना भी इंपॉर्टेंट काम होता है। तो इसके लिए एक रिसिप्ट पैड होता है, उसके अंदर लेके जाना पड़ता है। और कोई कोई टाइम मूवमेंट स्लिप इशू होता है। मूवमेंट स्लिप, एक स्लिप में ये सेक्शन से ये सेक्शन में जा रहा है, और ये इसका एक ऑफिस कॉपी भी रखा जाता है सेक्शन में। एक कॉपी साथ में जाता है, एक कॉपी ऑफिस कॉपी रखा जाता है। और हायर ऑफिसर्स इसके ऊपर बहुत कुछ एक्शन लेता है। जो जो पेपर जाता है उसको ऊपर इनिशियल करता है, गो थ्रू करते हैं, देखते हैं और साइन करते हैं। उसके बाद कुछ जो रिसीट्स आपके लिए है, आप रखना चाहते हो, मतलब ऑफिसर्स कुछ अपना काम करना चाहता है, वो हटा के रख सकता है। और जो रखेगा उसके रिकॉर्ड रखना चाहिए कि मैं ये पेपर लेके रखा हूं। नेक्स्ट, और जहां पे है पेपर में कुछ लिखना पड़ता है, कोई पेपर इसको फाइल कर दो, इसको प्रोसेस करो, इसको ट्रांसफर ऑर्डर निकाल दो, कुछ कुछ भी पेपर में कुछ लिख सकता है हायर ऑफिसर्स। ठीक है। और सम इट विल गो टू द रिटर्न टू द सेक्शन ऑफिसर्स। देन कमिंग टू द डिस्प्यूटेड रिसीट्स, एज आई हैव सेड कि डिस्प्यूटेड रिसीट्स में मेरा भी नहीं है, उनका भी नहीं है, तो आपको एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास ले जाना है और पूछना है कि सर ये आपको किसको देना है और किस से कराना है, बताइए। ही विल टेक ए डिसीजन एंड टेल यू। नेक्स्ट, उसके बाद रिसिट के ऊपर जो एक्शन है, इसमें इसको हम तीनों चार मतलब स्टेज में बांटेंगे। एक कुछ जनरल प्रिंसिपल है, आप दिखाते जाइए। एक्शन बाय डीलिंग हैंड है, जो डीलिंग हैंड जिसके पास पहुंच गया वो कुछ एक्शन लेगा, उसके ऊपर सेक्शन ऑफिसर कुछ एक्शन लेगा। उसके बाद ये थोड़ा एग्जामिन होगा, एग्जामिन करने के बाद कहाँ कहाँ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कौन सा साहब के पास जाएगा, पूरा डायरेक्टर के पास जाएगा कि नीचे लेवल में हो जाएगा डिस्पोजल, ये डिसाइड करना है सेक्शन ऑफिसर को। और सीनियर असिस्टेंट लोग डायरेक्टली कोई कोई टाइम सबमिट कर सकता है सेक्शन ऑफिसर को छोड़ के भी, ये भी प्रावधान है। और एग्जामिनेशन बाय एन ऑफिसर, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी मैटर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑफिसर इसको देखे। ऐसा नहीं है कि नीचे से ही पूरा आप कुछ डिसाइड कर लिया। और कुछ एड्स टू प्रोसेसिंग है, जो मास्टर रिकॉर्ड्स है, वो उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा बाद में आपको। तो जनरल प्रिंसिपल में जो है वो थोड़ा सा मैं बताता हूं कि प्रायोरिटी के हिसाब से आपको इनिशिएट करना है एक्शन, जो पहले काम करना चाहिए उसको करेंगे। उसके बाद मिनिमम लेवल्स में सोच लीजिए, आपका सेक्शन ऑफिसर ही इसको ऊपर डिसाइड कर सकता है तो उतना तक ही रख लो।
उसके बाद कुछ जो जितना पेपर वर्क है वो मिनिमम में रखना चाहिए। नेक्स्ट, जितना कम टाइम में उसको काम किया जा सकता है उसको करना है। उसके बाद क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से जो ऑप्टिमम होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना करना है, बढ़ाना भी नहीं है, छोटा भी करना नहीं है। अभी डीलिंग हैंड को क्या करना है, डीलिंग हैंड जैसे करेगा, पेपर को देखेगा और अर्जेंट वालों को सेपरेट करके प्रायोरिटी के हिसाब से पहले असिस्टेंट डायरी में भर लेगा। मतलब देयर इज एन असिस्टेंट डायरी जो डीलिंग हैंड के मेंटेन करना पड़ता है कि आपके पास कितना पेपर आज आया हुआ है, डेट देके उसका भी फॉर्मेट मैनुअल ऑफिस प्रोसीड्यूर में दिया गया है। सो देन अर्जेंट वन को पहले लिख लीजिए, उसके बाद उसको चेक एनक्लोजर्स आया क्या नहीं थोड़ा देख लीजिए, कोई सेक्शन को दूसरे सेक्शन को भी उसी के ऊपर कार्रवाई है तो उसको भी कॉपी भेजवा दीजिए। देन हैंडलिंग विथ ए फाइल, एक फाइल को खोलना है, खोल के उस पेपर में रखना है, डॉकेट करना है, रेफरेंसिंग करना है, नोटिंग देना है। नोटिंग के लिए अलग क्लास होगा आपका, सुना है, तो उसको ऐसे पुट अप करना है। देन इंडिकेट डेट ऑफ सबमिशन इन असिस्टेंट डायरी, असिस्टेंट डायरी में ये पेपर कब आप दे दिया वो लिखना है। अभी सेक्शन ऑफिसर को क्या करना है, सेक्शन ऑफिसर ये स्क्रूटिनाइज करेगा जो नोट आपको डीलिंग हैंड ने दिया है उसको, उसके बाद इसको डिस्पोज करेंगे, रूटीन केस सेक्शन ऑफिसर लेवल में डिस्पोज कर देंगे, इमीडिएट रूटीन एक्शन को इमीडिएटली कर लेंगे और उसके बाद अपना कमेंट डालेंगे। सेक्शन ऑफिसर को कुछ कमेंट डालना ही है और उनको हायर ऑफिसर को भेजना है। अभी हायर ऑफिसर कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम सेक्शन, ये जो है कि जो आप लिखा है वो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और सारे मिस्टेक्स और मिसिंग डाटा शुड बी पॉइंटेड आउट। देन स्टैट्यूटरी, कस्टमरी प्रोसीड्यूर, प्रेसिडेंट, अटेंशन ड्रॉन, ये सब चीज आपको इसके ऊपर अटेंशन ड्रॉ करना है। क्या प्रोसीड्यूर है, क्या रूल्स है, रेलिवेंट रूल्स एंड लॉ एंड रूल्स, पॉइंट्स रिक्वायरिंग डिसीजन, अभी क्या चीज में आप डिसीजन लेना चाहते हो ये पेपर के ऊपर, ये थोड़ा क्लियरली ब्रिंग आउट करना है, और पॉसिबल ऑल्टरनेटिव आपको सजेस्ट करना है, और कहाँ ये कौन डिसाइड करेगा, आपका डायरेक्टर सब करेगा कि जॉइंट डायरेक्टर सब करेगा, वो थोड़ा मार्क करके आपको भेजना है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो लेवल ऑफ डिस्पोजल एंड चैनल ऑफ सबमिशन, नेक्स्ट, ये अबव एसओ, ये जो केस है ये देखिए, ये इसको रिव्यू होना चाहिए 3 इयर्स, एवरी 3 इयर्स, कि ये पेपर को कहाँ तक जाना चाहिए। सो और ये जब रिव्यू होगा एटलीस्ट अंडर सेक्रेटरी लेवल और डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल, मींस ए साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट डी विल हैव टू सी टू इट। देन द कोई टाइम डेस्क ऑफिसर होता है, डेस्क ऑफिसर डायरेक्टली सबमिट करता है डीएस को, डायरेक्टर को। और नेक्स्ट, आपको हायरार्की मालूम है, ये एडिशनल सेक्रेटरी डीएस डायरेक्टर के ऊपर जॉइंट सेक्रेटरी होता है, उसके ऊपर एडिशनल सेक्रेटरी होता है, उसके ऊपर स्पेशल सेक्रेटरी होता है, उसके ऊपर सेक्रेटरी होते हैं, और सेक्रेटरी को मिनिस्टर को जाना है कोई फाइल जाएगा तो। लेकिन जेस साहब और कोई जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर कैन डायरेक्टली सेंड इट टू सेक्रेटरी और मिनिस्टर, और कोई एडिशनल सेक्रेटरी इंडिपेंडेंट लेवल का होगा तो वो मिनिस्टर को सीधा दे सकता है। बट देने के टाइम आप लेवल जंप करके दे देंगे, कोई बड़ा ऑफिसर बोल दिया तो फाइल दे देंगे, लेकिन वापस आते वक्त लेवल जंपिंग व्हाइल रिटर्निंग पास थ्रू ऑल, एवरीबॉडी शुड सी व्हाट डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस फाइल। ठीक है, नाउ सीनियर असिस्टेंट, एज आई सेड, 5 साल का सीनियर असिस्टेंट जो होगा वो उसको कहेंगे सीनियर असिस्टेंट। नेक्स्ट करते जाइए, उसको 5 साल हो गया तो आप सीधा आपका अंडर सेक्रेटरी को भेज सकते हो, सेक्शन ऑफिसर को छोड़ के। ठीक है, तो बट आने के टाइम इट मस्ट गो बैक थ्रू योर सेक्शन ऑफिसर। नेक्स्ट, अभी हायर ऑफिसर के एक्सपेक्ट करेंगे वो हम बताया। अभी व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन ऑफिसर, ये भी बात कर लेते हैं। तो ऑफिसर को क्या करना है, रेगुलर डिस्कशन करना चाहिए स्टाफ लोगों के साथ टू डिसाइड कोर्स ऑफ एक्शन, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सेल्फ कंटेंट नोट का टेक्निक अपनाना चाहिए।
जो सब कुछ एक चीज में पता चल जाता है। डिसीजन मेकिंग लेवल टू रिकॉर्ड इन राइटिंग द रीजन फॉर डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल प्रोसीड्योर, किस लिए ये डिसीजन लिया गया ये थोड़ा रिकॉर्ड में आना चाहिए। और चेक्स ऑन डिलेज के बारे में हम बोलेंगे, जैसे किसी को 15 दिन के अंदर रिप्लाई चाहिए तो उसके ऊपर क्या हम कैसे डिले चेक करेंगे, किसको 2 दिन बाद उसको रिमाइंडर देंगे, फोन में रिमाइंडर देंगे कि मेल में रिमाइंडर देंगे, ये सारी चीज। और जब भी ये होगा तब आपको ग्रीवांस काम आएगा। और हैंडलिंग ऑफ ग्रीवांस में भी आजकल पीएम पीजीओ पोर्टल हो गया, ग्रीवांस पोर्टल हो गया, बहुत सारे वो आता है, तो उसको हैंडलिंग करने के लिए टाइम लिमिट होता है, तो टाइम के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। और उसके बाद एक वीकली एरियर स्टेटमेंट का बात होता है, जो एक हफ्ता में जो पेपर आया है जो आप ये हफ्ता में कर नहीं पाया, जिसको आप खींच के ले जा रहे हैं दूसरे हफ्ता में, तो उसके लिए एक एरिया स्टेटमेंट होता है और इसको दिखाना पड़ता है आपका ब्रांच ऑफिसर को, कोई भी आपका ग्रुप ए ऑफिसर है उसको दिखाना पड़ता है। और मंथली स्टेटमेंट भी बनता है ऐसा, तो वीकली जिसको होगा वही सब मिला के मंथली बनेगा। और कॉल बुक भी होता है, कॉल बुक मतलब बुला लेने का है। तो ये सब प्रोसीड्योर आपके पास है जो आपको चेक्स ऑन डिलेज दिखाता है। नेक्स्ट। हाँ, इसमें और सारी चीज है, जैसे देखिए जो एमपीबीआईपी रिपोर्ट है, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये सब चीज के आपके पास है, तो आपको एकदम टाइम लिमिट के हिसाब से आपको रिव्यू करना चाहिए, चेक करना चाहिए। नेक्स्ट। कोर्ट केस का मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका डेट आता है, डेट का पहले कुछ काम करना पड़ता है। और पार्लियामेंट एश्योरेंस को एक रजिस्टर देना पड़ता है, पार्लियामेंट में हम बताया कि इस महीने के अंदर ये कर देंगे, तो उसका एक रजिस्टर होना चाहिए। जो जो पीरियोडिकल रिपोर्ट जाता है उसका एक चेकलिस्ट होना चाहिए कि 5 तारीख तक ये जाता है, 10 तारीख तक ये जाता है, और ये महीने में ये जाएगा, वो महीने में ये जाएगा। ये 3 क्वार्टरली रिपोर्ट है, कुछ 6 मंथली रिपोर्ट है, ये सब होता है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपेडिशंस डिस्पोजल सेक्शन ऑफिसर को लेना चाहिए, जो हम करा देंगे। अभी कुछ एज टू प्रोसेसिंग का मैं बात किया था, उसमें 2-4 चीज हम बताएंगे। बहुत ये सब मास्टर रिकॉर्ड्स है। एक है रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स, कोई भी चीज के बारे में कुछ बहुत सारे एक पॉलिसी मैटर है, उसका कैसे कैसे हुआ है, पहले क्या होता, नेक्स्ट क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स का एक समरी होना चाहिए, तो वो रेगुलर समरी, रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स कहता है। स्टैंडिंग गार्ड फाइल्स इज द लीस्ट is the instruction file, the file which will contain the instruction on a particular subject. ठीक है। स्टैंडिंग नोट इज ऑल्सो द सेम लाइक समरी ऑफ फैक्ट्स, बट उसमें क्या होता है ना, पुराना हिस्ट्री पूरा लिखा रहता है। और प्रेसिडेंट बुक इज दैट अनदर मास्टर रिकॉर्ड व्हिच एक्चुअली सेज what happened earlier in the same case. So there should be a precedent book in each section where it is maintained that लास्ट ईयर कंपैशनल अपॉइंटमेंट में ये ऐसा ऐसा डिसीजन हुआ था, ऐसा डिसीजन हुआ था, ये सारी चीज लिखा होगा, तो नेक्स्ट ईयर भी आप ऐसे डील करने के टाइम वो आपका हो जाएगा। मतलब आप दिखा सकता है ऑफिसर को कि सर लास्ट ईयर तो ऐसा हुआ था। तो और एक है स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट, और एक है रेफरेंस फोल्डर्स। रेफरेंस फोल्डर्स तो हम लोग पता है, कुछ जो भी इंस्ट्रक्शन आता है आप लोग फोल्डर में रख के अपना ड्रॉयर में रखते हो, वही रेफरेंस फोल्डर कहता है। और स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट इज आल्सो लाइक दैट, एक स्केलेटन नोट हो जाएगा टेम्पलेट टाइप का, और उसी में जो चीज नाम वगैरह जो भी चीज कुछ गैप रख के उसको फिलअप करके रूटीन केसेस को प्रोसेस किया जाता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट। नाउ कमिंग टू असिस्टेंट डायरी मेंटेनेंस, आई सेड कि each dealing hand should maintain an assistant diary, जहां पर पेपर कितना आया, कौन सा सब्जेक्ट में, कौन सा फाइल में वो करेंगे, और कब हम पुटअप कर दिया, ये देखना है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ऐसे करके 2-4 आपका ये जो अपेंडिक्स है मैनुअल ऑफिस प्रोसीड्योर। चलिए नेक्स्ट। कुछ पर्सनल सेक्शन डायरी है, वो भी जो पर्सनल पीए लोग के हिसाब से जो लोग करते हैं ऐसे करके आप रखिएगा। और एक डाक रजिस्टर का फॉर्मेट ये दिखा दिया, डाक रजिस्टर मेंटेन करोगे तो ऐसे।
और एक सेक्शन डायरी जैसे करेंगे ऐसे मेंटेन करना पड़ता है। आजकल हिंदी वाला भी एक कलम जोड़ गया है, उसको उसको भी लिखना है। ऐसे करके सारे अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स को आप मेंटेन करो। दिस नाउ आई एम कमिंग टू योर फाइल सिस्टम टाइप, फाइल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट देने के लिए। व्हाट इज अ फाइल? फाइल इज बेसिकली a next systematic arrangement of papers and on a specific subject and in a folder and in a chronological order with an identifying number. अभी ये नंबर कहां से लेंगे, इसी के बारे में दो सिस्टम चालू है। नेक्स्ट स्लाइड। सो फाइलिंग सिस्टम किस लिए है? देखिए, एक तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि रिक्रूटमेंट वाला फाइल ये सब है, ये प्रमोशन का है, ये दूसरे सब्जेक्ट का है, कोई ऐसे करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और शॉर्टिंग करने के लिए, मतलब अच्छा से सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टोर करने के लिए, रखने के लिए, देन रिट्रीव करने के लिए, मतलब यू वांट गेट बैक, मतलब यू वांट पहले हो गया काम, रख दिया, उसके बाद रिट्रीव करो। तो ये सारे चार जो मेंशन किया है हम, जो चार फंक्शन, इसको ध्यान में रखते हुए हमको फाइल नंबर देना चाहिए, फाइल का सब्जेक्ट भी लिखना चाहिए। और फाइल नंबर और फाइल रजिस्टर, फाइल सब्जेक्ट कहां से लिखेंगे? देयर शुड बी ए फाइल रजिस्टर in each section. All of you, I suppose, I hope that all of you have a file register in your section. File register is a must, and this is a record of file opened during a calendar year and will be kept in a file register to be maintained by the diarist. This is a list of standard. There is a list of standard heads along with the serial numbers. Identifying them should be pasted at the beginning of the register. Start में आपको जो भी सब्जेक्ट मैटर है आपका सेक्शन डील कर रहा है, उसका सब्जेक्ट मैटर से, कोई एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन वाले है तो एस्टैब्लिशमेंट में जो जो चीज डील होता है, किसी का ट्रांसफर डील होता है, किसी का अपॉइंटमेंट डील होता है, किसी का पेंशन डील होता है, जो है सारे उसको एक स्टैंडर्ड कोड हेड डाल के उसको देना है। अभी फाइलिंग सिस्टम दो किस्म का है, एक है कॉन्वेंशनल फाइलिंग सिस्टम और दूसरा है फंक्शनल फाइलिंग सिस्टम। मैं बताऊंगा कन्वेंशनल फाइलिंग सिस्टम। नेक्स्ट स्लाइड। कन्वेंशनल फाइलिंग सिस्टम में कैसा नंबरिंग होता है, ये जो दिखा लिखा है ना नीचे 13/02/2017 एस्टैब्लिशमेंट 1, ये क्या कह रहा है? 13 मतलब क्या है? 13 इज ए सीरियल नंबर। वो जो आपका फाइल रजिस्टर के सामने जो इंडेक्स आप बनाएंगे ना हेड का, कि रिक्रूटमेंट, चलो 13 लिख दिया, 14 लिख दिया कुछ दूसरा, 15 लिख दिया कुछ दूसरा, तो वो 13 देखते ही आपको पता चलेगा ये तो रिक्रूटमेंट का फाइल है। और जो नंबर 2 है वो है रिक्रूटमेंट के अंदर कितना नंबर सीरियल फाइल उस साल में खुला जा रहा है। तो सोच लीजिए ये जो 2 नंबर लिखा है 02 is the serial number of the file in that particular subject opened in the year 2017, and जो establishment 1 लिखा हुआ है वो है आपका सेक्शन का नाम। सो अब देखिए, अभी नाउ इट इज इजी, वेरी इजी। देयर इज ए 4 कंपोनेंट। फर्स्ट इज द हेड का जो सीरियल नंबर अलॉटेड टू योर स्टैंडर्ड हेड, जो सब्जेक्ट मैटर, उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ दैट the file opened in that serial, that head in the year, which year का नाम लिखिए, कैलेंडर ईयर लिखना है, उसके बाद आपका डैश देके सेक्शन नंबर। ये हो गया कॉन्वेंशनल फाइलिंग सिस्टम। फंक्शनल फाइलिंग सिस्टम, नेक्स्ट स्लाइड। फंक्शनल फाइलिंग सिस्टम नेक्स्ट इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। उसमें क्या होता है ना, ये ABCD करके कुछ बेसिक हेड्स का आया है। इसको हम मेजर हेड और बेसिक हेड कहेंगे। ये मेजर हेड और बेसिक हेड को ABCD के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। तो इसको पहले ये जो ए इज अ बेसिक हेड, और ये नेक्स्ट स्लाइड में जाइए, आपको मैं दिखा देता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में चलिए। ये देखिए जो बेसिक हेड के अंदर
ए को एस्टेब्लिशमेंट को ए कहता है, वेलफेयर को बी कहता है, विजिलेंस को सी कहता है, कॉमन ऑफिस सर्विस को डी कहता है, हिंदी को ई कहता है, ऐसे करके बना दिया है। और ये कहाँ बना दिया है? वही मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीड्योर में है, और आपका ये प्रोसीड्योर आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए। तो अभी नहीं, आपको कन्वेंशनल फाइलिंग सिस्टम थोड़ा बता दूं, पहले वाला स्लाइड में चला जाइए, पहले वाला स्लाइड में, और पहले, हाँ। तो इसमें क्या, नहीं नहीं, इसके इसके बाद नेक्स्ट, हाँ। फंक्शनल फाइल सिस्टम में तो पहले ए बी सी डी आ गया आपका बेसिक हेड, उसके ऊपर कुछ प्राइमरी हेड आता है। प्राइमरी हेड को ये देखिए 11 to 99 में हमको सीरियल करना है। तो सोच लीजिए रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट का ग्रुप ए का रिक्रूटमेंट को 11 नंबर दे दिया, 12 नंबर दे दिया, ग्रुप बी का रिक्रूटमेंट, ग्रुप सी का रिक्रूटमेंट 13 नंबर दे दिया। ऐसे करके आप 11 to 99 तक आप प्राइमरी हेड, वही मेजर हेड के अंदर दूसरा एक प्राइमरी हेड खुल सकता है। उसके बाद और भी ग्रुप ए थ्रू यूपीएससी, ग्रुप ए थ्रू नॉन यूपीएससी, उसको भी आप 11-12 कर सकता है। और हर ग्रुप के लिए ये जो अभी स्लैश देके आप डिवाइड कर रहे थे, उसको आप जीरो देके डिवाइड करेंगे, जीरो देके मतलब सेपरेट करेंगे। ठीक है, ये बात है। और ये जो 2 है सीरियल नंबर, और 2017 है ईयर, एंड देन द सेक्शन नेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 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 टू स्लाइड्स। चलिए, एस्टैब्लिशमेंट ये भी हो गया। हाँ, तो अभी देखिए, जैसे प्राइमरी हेड के अंदर क्रिएशन इन क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, इसके अगेंस्ट में भी 11 के अगेंस्ट में और अगेंस्ट सेकेंडरी हेड 11 12 13 14 आ सकता है। और ये 11 और ये 11 के बीच में जीरो लगा के हमको ए के बाद लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। जैसे कोई और सेकेंडरी हेड का करेगा, कोई ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, डी, ग्रुप डी, जैसे मैं बोल रहा था ऐसे भी कर सकता है। सो अभी जस्ट टू फिनिश ऑफ, तो फाइल में क्या क्या चीज होता है? फाइल मस्ट हैव, स्लाइड लगे, सब्जेक्ट होना ही है, व्हिच शुड बी ए कॉम्प्रिहेंसिव वन, जो समझ में आएगा, जो पढ़ के समझ में आएगा। और कुछ एंटीसिपेटरी भी हो सकता है, जो होने वाला है, इसके लिए भी फाइल खोला जाता है। ठीक है, और ए नंबर, a file should have a number, should have a problem, and it should have a name, comprehensive or anticipatory name. और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फाइल मैनेजमेंट ये है, दिखाइए। फाइल तभी खोलना है जब हम सोचेंगे कि इसके बारे में फ्यूचर में और भी कॉरेस्पॉन्डेंस आएगा, तभी खोलना है। डील अदर पेपर्स विद डायरी नंबर, जो अदर पेपर है जो फाइल में डालना नहीं है, उसको डायरी नंबर देके दूसरी जगह भेज दो। ट्राई टू रिप्लाई ऑन ओरिजिनल रिसीप्ट्स, जितना फाइल में आने वाला पेपर छोड़ के ओरिजिनल रिसीप्ट में लिख के भी भेजा जा सकता है, उसको रिटर्न इन ओरिजिनल लिखना पड़ेगा, RIO विथ रिमार्क्स दैट, और फॉरवर्डेड इन ओरिजिनल FIO विथ रिमार्क्स दैट बोल के लिख के यू कैन सेंड टू दी कंसर्न पीपल। और इसमें एक चीज है, फाइल डॉकेटिंग एंड रेफरेंसिंग, ये बहुत करेक्ट करने का जरूरत है। इस पेपर में उस पेपर वो डाल दिया, ये इसको वो डॉकेट कर दिया, उसको वो रेफरेंस उल्टा सीधा कर दिया, तो यू आर नॉट डूइंग करेक्ट फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, और हर चीज रिप्लाई में लिखने के लिए छोटा लिखिए, सो दैट आपका फाइल वॉल्यूमिनस ना हो। नेक्स्ट नेक्स्ट। और ज्यादा अपने तरफ से नहीं लिख के कुछ टेम्पलेट बना लीजिए और स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट को यूज कीजिए। जो फाइल खुलना नहीं है, जब कोई फाइल खुलना नहीं है, क्या है, जो रूटीन केस है, जैसे आपका CL एप्लीकेशन, आप कोई फाइल खुलते हो क्या CL के लिए? नहीं। तो ऐसा करके रूटीन केस के लिए कोई फाइल खुलना नहीं। और जो चीज के पेपर के ऊपर ही लिख के आप वापस कर सकते हो, उसको फाइल में डालने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, रिसीव्स अनलाइकली टू जनरेट फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस, जो आपको फ्यूचर में और कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी मांगेगा भी नहीं है और जाने का भी नहीं है, तो उसको आप मत फाइल में डालो। टाइटल ऑफ ए फाइल, टाइटल ऑफ ए फाइल कैसा होना चाहिए? शुड बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल। नेक्स्ट, क्या है अंदर में, क्या है वो पहले टाइटल से पता होना चाहिए। शुड गिव इंडिकेशन ऑफ कंटेंट्स,
should be broken up into components like recruitment of group A, recruitment dash group A through UPSC. ऐसे लिख सकता है. So wider aspects precede narrower aspects. जो बड़ा चीज है, जैसे रिक्रूटमेंट इज अ बड़ा चीज, वो पहले रखना है, ग्रुप है उसके बाद, यूपीएससी उसके बाद, ऐसे करके. Each component to begin with capital letter followed by a bold dash. ठीक है. And should not be couched in general terms. जैसे miscellaneous, हम लोग बहुत लिखता है miscellaneous फाइल. miscellaneous फाइल में फाइल मत खुलिए और उसमें कुछ भी पेपर आप रख दोगे और कभी आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा. ये करना नहीं चाहिए. फाइलिंग ऑफ पेपर्स इन ए फाइल कैसे करना है आपको बता रहा है. तो पहले punch the paper in top left hand corner as you know. In a file cover, note on left side, ये already आपको बताया गया है. Correspondence on right side, docketing and referencing to be done, or put routine notes and reminders in separate folders. Number of pages, correspondence important. Number of pages, correspondence and note sheet should not exceed 150. If it exceeds, उसको वॉल्यूम 1 बोल के स्टिच करा लीजिए, दूसरा वॉल्यूम खोल दीजिए. ठीक है. नेक्स्ट. सो एंड द पेज नंबर ऑफ द वॉल्यूम 2 शुड बी इन कंटिन्यूएशन टू वॉल्यूम 1. तो उसको पता चलेगा कि पहले फाइल कुछ है. और जब पार्ट फाइल खोलना है, वॉल्यूम एंड पार्ट फाइल अलग है. वॉल्यूम है, पहले फाइल क्लोज करके हम रख दिया है, दूसरा वो चला रहा है, दैट इज द मेन फाइल. पार्ट फाइल इज नॉट द मेन फाइल. पार्ट फाइल तभी चलता है जब हम मेन फाइल पुटअप में है, पार्ट फाइल हम चलाते हैं और उसको आने के बाद मार्च करना पड़ता है. मार्च द पार्ट फाइल विथ मेन फाइल एट द अर्लीस्ट. ठीक है. डॉकेटिंग एंड रेफरेंसिंग, हम ये दो चीज का बारे में बात कर रहा था. तो जो हर चीज को एक सीरियल नंबर असाइन करना है, रिसीट और इशू को. जो पेपर आया है, जो पेपर जा रहा है, मतलब ऑफिस कॉपी ऑफ द इशूड पेपर और द पेपर यू हैव रिसीव्ड, दोनों को एक सीरियल नंबर में दिया जाता है. और सीरियल नंबर में जो 1 है आपको रिसीट है कि इशूड है, और आर और आई से छोटा सा आर आई लिख लीजिए. तो सीरियल नंबर इन रेड इंक इन टॉप कॉर्नर ऑन फर्स्ट पेज. ठीक है. टॉप सेंटर ऑन फर्स्ट पेज. सीरियल नंबर टू बी एंटर्ड इन नोट्स पोर्शन, डॉकेटिंग फॉर आइडेंटिफिकेशन. ठीक है. उसको भी लिखना चाहिए, आइडेंटिफाई करेगा ये नोट में कौन सा सीरियल नंबर को आप अभी नोट लिख रहे हैं. सो एवरी पार्ट ऑफ द फाइल टू बी नंबर्ड इन सेपरेट सीरीज इन पेंसिल. पार्ट फाइल में पेंसिल में नंबरिंग करना है और बाद में मार्क जब करोगे तब उसको इंक में कन्वर्ट कर देंगे. एंड ब्लैंक पेजेस आर नॉट टू बी नंबर्ड. ठीक है. नेक्स्ट. सो as we suggest, manual office procedure also suggesting that there should not be more flags in a file. Only 2 flags, PUC and FR. PUC is paper under consideration, the paper जिसको लेके आप आगे बढ़ा रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, नोटिंग दे रहे हो. और FR है फ्रेश रिसीट, जो PUC के बाद भी आप एक नया पेपर दे, उसी सब्जेक्ट में आपको मिल गया है मीन टाइम, उसको आप एफर कर सकते हो. सो इफ देयर इज अ मोर देन 1 एफर, तो आपको एफर 1 एफर 2 कर सकते हो. और पेज नंबर ऑफ एफर एंड पीयूसी शुड बी रेफर्ड इन मार्जिन. फ्लैग लिंक रिकॉर्डेड फाइल्स अल्फाबेटिकली ए बी, जैसे कोई ए लिंक फाइल ए, लिंक फाइल बी, ऐसे करके आप दे सकते हो. नेक्स्ट. If more than 1 flag in such files, flag A21, A28. ठीक है. को लिंक फाइल का A21, A28 से लिंक फाइल इज A एंड उसका पेज नंबर 21 और 28 को रेफर करना चाहता है, तो आप A21, A28 लिख. उसके बाद एफर इज फ्रेश रिसीट. एफर, हेलो सविता जी बोल रहे हैं कि एफर इज हियर in the manual of office procedure, while in office procedure this effort is called fresh receipt. Means PUC जब पेपर अंडर कंसिडरेशन है, उसी सब्जेक्ट में और एक पेपर आ गया, उसको हम फ्रेश रिसीट कहेंगे. और ऐसे ये फंडामेंटल रूल्स भी एफआर के हिसाब से जाना जाता है. कोई दूसरा एफआर भी है, हाँ, फॉरवर्डिंग
ऐसे कुछ है, फॉरवर्ड रेफरेंस ऐसे भी कुछ कोई लोग कहते हैं, लेकिन हियर आई मेंशन इट एज फ्रेश रिसीट। नेक्स्ट, थैंक यू सबिता जी। So number and date of orders, notification, resolution to be quoted in note. जो भी चीज आप रेफर कर रहे हो उसको आपको रेफरेंस लेके कोट करना है। और रेफरेंस बुक्स फाइल्स नॉट पुट अप विथ नोट इंडिकेट इन मार्जिन। मार्जिन में जो आप नहीं कर रहे हो और उसके ऊपर किताब चला दे रहे हो, नहीं देना है। आपको तभी देना है जब मार्जिन में आप लिख रहे हो कि ये किताब आपके लिए रेलिवेंट है इस पेज नंबर में, तभी आप दीजिए। पिन रेफरेंस स्लिप्स फ्लैग्स ऑन इनसाइड ऑफ पेपर। ठीक है, पेपर में ऐसा करके पिन मत लगाइए जिसमें अंगली में लग जाए और हमारा दिक्कत होगा। ठीक है, सो एंड स्प्रेड द फ्लैग्स ओवर इंटर विथ ऑफ फाइल। फाइल के अंदर ऊपर में एक एक करके लगाना। और ये फाइल को जब मूव करोगे तब के कुछ गाइडलाइन है। ये फाइल मूवमेंट रजिस्टर बोल के एक मैनुअल ऑफिस प्रोसीड्योर में है, वो जो मैं पहले भी दिखाया था, उसका फॉर्मेट है, उसी में उसको चरा के आपको बाहर करना है, जो भी फाइल को आप बाहर भेज रहे हो। नेक्स्ट, सो मूवमेंट ऑफ लिंक फाइल्स आल्सो टू बी एंटर्ड इन द रजिस्टर। आप सोचिए एक फाइल जा रहा है, साथ में 2-3 लिंक कर दिया, उसको फाइल को भी आपको मूवमेंट रजिस्टर में लिखना चाहिए। मूवमेंट ऑफ फाइल्स फ्रॉम सेक्शन ऑन रिक्विजिशन एंड नोटिंग इन मूवमेंट रजिस्टर। कोई दूसरे जगह से कोई रिक्विजिशन आया कि भाई मेरे को आपको ये फाइल दे दो, हमको देखना है, तो आप देने, जैसे ऑडिट वाला पूछता है तो ऐसे वो सब देखना है। और ये फाइल मूवमेंट रजिस्टर आपका अपेंडिक्स 23 ऑफ मैनुअल ऑफिस प्रोसीड्योर में है। और I request all of you to have a manual office procedure ready with you, or otherwise you access it through मतलब our DPARG डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस का जो वेबसाइट है उसमें भी आप मिल सकता है आपको। एंड फाइल्स मार्क्ड बाय अंडर सेक्रेटरी टू अदर ऑफिसर सेक्शन इवन टू बी रूटेड थ्रू सेक्शन। ये कुछ भी फाइल सब सेक्शन के थ्रू से जाना चाहिए, सबको जानकारी होना चाहिए। पर्सनल स्टाफ ऑफ डीएस, पर्सनल स्टाफ डीएस मतलब ये आप लोगों का उधर साइंटिस्ट डी होगा, साइंटिस्ट जिनका पर्सनल स्टाफ है, स्टेनोग्राफर है कि कोई क्लरिकल स्टाफ है जो मेंटेन करता है, उसको, उसके लिए ये कह रहा है। ठीक है, और फाइल कभी रिकॉन्स्ट्रक्शन भी करना पड़ता है, कोई फाइल गुम हो जाता है तो आप कैसे करोगे इसका बारे में। तो फाइल रिकॉन्स्ट्रक्टेड इफ मिसप्लेस्ड कैसे होगा। फाइल नंबर सब्जेक्ट तो फाइल रजिस्टर में आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो फाइल तो खुला गया था कोई टाइम में, उसको लिखिए। फाइल फोल्डर एक लीजिए, उसमें नंबर लिखिए। कॉपीज फ्रॉम कॉरस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट, आपके इधर लॉस हो गया लेकिन वो फाइल तो दूसरे डिपार्टमेंट में कॉरस्पॉन्डेंस चला, उधर से कुछ भी कॉपी लेके जाके, उसके बाद अरेंज क्रोनोलॉजिकली इन द फाइल। उसके बाद नेक्स्ट, सेल्फ कंटेंट नोट टू बी प्रिपेयर्ड एंड प्लेस्ड ऑन नोट्स पोर्शन ऑफ द फाइल। ये किसके बारे में फाइल था, क्या पेपर गया था, क्या हुआ था, ये सब आपको लिखना चाहिए। सो नाउ इन फैक्ट इट इज टाइम, ऑलरेडी 5:15 होने जा रहा है और मैं आपके साथ था 1 घंटा 15 मिनट, और आपको ऑफिस प्रोसीड्योर के बारे में और फाइलिंग सिस्टम के बारे में, फाइल नंबरिंग के बारे में कुछ बात करने का कोशिश किया। आपको मेरा नंबर और मेरा मेल आईडी भी हम इधर दे चुका है। इफ you feel you can connect with me also. Thank you so much. Thank you, Dr. Dash. I will be back tomorrow at 4 o'clock. Thank you. Sir, 1 minute. If any participant having any doubt, sir, just one. Yeah, please carry on. Okay. Participants, if you are having any doubt, you can ask. थैंक यू, डेजी कुमारी जी। शबिता जी, आप स्टैंडिंग नोट के बारे में बात किया, तो स्टैंडिंग नोट इज इन फैक्ट again as I said, the history of the matter, history of the subject। ये थोड़ा क्या किसके लिए सुविधा होता है, कोई नया ऑफिसर आया है, आपको जानकारी है तो, लेकिन पूरा हिस्ट्री एक स्टैंडिंग नोट आप बना के रखेंगे तो ही कैन गिव ए ग्लांस टू इट, उसमें 2-3 पेज में पूरा हिस्ट्री उसमें उसको मालूम हो जाएगा। तो ये रखना चाहिए, इसीलिए बोल रहा दिस इज ए वन ऑफ द मास्टर रिकॉर्ड।